हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत। कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इसका 17th समिट हुआ। इस समिट में भारत और पाकिस्तान को इस संगठन की फुल मेंबरशिप दी गई। इससे पहले भारत और पाकिस्तान SCO के ऑब्जर्वर स्टेट्स थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका ओरिजिन क्या था, ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नेचर क्या है, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं और इसका फंक्शन क्या है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि हमें जो मेंबरशिप मिली है SCO की, ये भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग 2005 से इस संगठन के ऑब्जर्वर हैं। हम लोग इसकी मेंबरशिप काफ़ी पहले से मांग रहे थे, मगर अब जाकर हमें मेंबरशिप मिली है। तो ये मेंबरशिप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लोग मांग तो काफ़ी चीज़ें रहे हैं। हम लोग मांग रहे हैं कि हमें NSG की मेंबरशिप दी जाए, हमें UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप दी जाए, मगर हमें ये मिला, हमें SCO मिला। तो आखिर SCO के जो मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने हमें आखिर एडमिट क्यों किया। हमें किया तो किया, पाकिस्तान को एडमिट क्यों किया। फिर उसके बाद हम देखें कि जब इंडिया इसका मेंबर बन गया है, तो अब भारत के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। भारत और पाकिस्तान के इस संगठन का मेंबर बनने के बाद जो SCO है, ये कौन कौन से चैलेंजेस फेस करेगा, आज हम भी इन सबको डिस्कस करेंगे। बाकी सब तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर वहाँ हुआ क्या। 8 और 9 जून को कजाकिस्तान के अस्ताना में SCO का समिट हुआ। इस समिट में उनका इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला एक्सपेंशन किया गया। इस एक्सपेंशन में भारत और पाकिस्तान दोनों को बनाया गया इसका मेंबर, और ये जो मेंबरशिप है वो पहले मेंबरशिप है, ये पहले पर इसको एक्सपेंड किया गया है। इस मेंबरशिप को हासिल करने के लिए भारत पाकिस्तान दोनों को करीब 38 एग्रीमेंट पर साइन करने पड़े। इस समिट में ये भी कहा गया कि जो मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको उन्होंने सहमति दी, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। फिर इसको उन्होंने अस्ताना डिक्लेरेशन, जो कि इस समिट के सबसे अंतिम में साइन किया जाता है, उसको वहाँ पर एंडोर्स किया गया, इसमें चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। तो दोस्तों, इतना न्यूज़ पढ़ते पढ़ते सबसे पहले हमारे दिमाग में आखिर ये आता है कि आखिर ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये SCO आखिर है क्या। तो SCO एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर किसी एग्जाम में आपके पास सवाल आए कि SCO इज नॉट अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा? ये लाइन गलत होगी। क्यों? क्योंकि ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, ये सबसे पहले बना था संघाई 5 के नाम से। इसकी स्थापना की गई थी 1996 में। ठीक है, इसमें 5 मेंबर थे, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है संघाई 5। संघाई में इसकी स्थापना की गई थी। इसके 5 मेंबर कौन कौन से थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान जो है ना, वो तापी पाइपलाइन वाले में है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये है वो तापी वाला अलग है, और इसमें तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो फिर 96 तक चलता रहा। फिर जाकर के 2001 में यहाँ इस शंघाई 5 में उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया गया। जब इसको इंक्लूड किया गया तो क्या किया गया? उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम से बदला और उसका नाम रखा गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कितने हैं? इसमें 6 मेंबर थे इंडिया और पाकिस्तान को इंक्लूड करने से पहले। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका टाइमलाइन क्या है। 1996 में बना शंघाई 5। इसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान को लिया गया, फिर उसका नाम रखा गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2002 में SCO के मेंबर मिले सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि रशिया में है। यहाँ पर उन्होंने एक चार्टर साइन किया। इस चार्टर में लिखा था SCO का पर्पस, उसका प्रिंसिपल, उसका स्ट्रक्चर इत्यादि। 2005 में इसकी 5th समिट हुई, सेम अस्ताना में, जो कि कजाकिस्तान है। इसमें ईरान, इंडिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, इसके जो मेंबर, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें पहली बार शामिल हुए SCO के समिट में। ठीक है, फिर उसके बाद जुलाई 2015 में उफा में इसका समिट हुआ। यहाँ पर SCO वालों ने डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया को और पाकिस्तान को फुल मेंबर का दर्जा देंगे। काम चलता रहा। इंडिया और पाकिस्तान ने मेमोरेंडम ऑफ एप्लीकेशन पर साइन किया इन जून 2016 इन ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है। दोस्तों, ताशकंद में ही हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनका देहांत हुआ था। 9 जून 2017 को, मतलब कि कल, एक हिस्टोरिक समिट हुई अस्ताना में ही। वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान को ऑफिशियली ज्वाइन कराया गया SCO एज अ फुल फ्लेज्ड मेंबर्स। तो इसका एक्सपेंशन करने के बाद अब इसके मेंबर कौन हैं? इसके पहले मेंबर थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। उसके बाद 2001 में शामिल किया गया उज्बेकिस्तान को। फिर अभी शामिल किया गया इंडिया और पाकिस्तान को। टोटल कितने हुए? टोटल हो गए
8, 4 ऊपर 4 नीचे हो गए 8। इसके ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं? आपको ध्यान रखना है कि ईरान और अफगानिस्तान SCO के ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इंडिया पहले था तो इंडिया तो बन गया मेंबर, पाकिस्तान बन गया मेंबर। इसके अलावा मंगोलिया और बेलारूस, ये सारे SCO के ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसके डेवलप पार्टनर कौन कौन से हैं? अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की। आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है कि इसके मेंबर कौन कौन हैं, इसके मेन ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं, और इसका जो रिलेशन है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से वो किससे किससे है। UN से है, आसियान से है, CIS से है, तुर्कमेनिस्तान से है। अब दोस्तों आते हैं हम SCO के फंक्शंस पे। इसके 4 मेन फंक्शन है। पहला है कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी, वाई टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं वो हर कंट्री से बिलोंग करती है, वो हर कंट्री को अफेक्ट करती है। फॉर दिस पर्पस RATS रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड विद इन SCO टू फाइट क्रॉस बॉर्डर ड्रग क्राइम। इट ऑल्सो इनकम्पासेस साइबर वॉरफेयर फाइट। इसका एक और काम है मिलिट्री कोऑपरेशन। इसके अंतर्गत जो देश हैं वो आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करते हैं। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ये पॉलिटिकल तो है ही, इकोनॉमिक भी है और ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसका फंक्शन है मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना, जो इंटेलिजेंस है उसको शेयर करना और काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा देना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी इसका मेन काम है। इट कवर्स ऑयल एंड गैस सेक्टर। कहाँ कहाँ? रशिया जो है वो ऑयल प्रोड्यूसर है, वो एक्सपोर्ट करता है चीज़ें। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू हाइड्रोकार्बन रिजर्व एंड ज्वाइंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये इंटर बैंक SCO काउंसिल को भी बनाना चाहता है। ये फ्यूचर में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। इसका अगला काम कल्चर कोऑपरेशन भी है। इसमें जो देशों के जो कल्चरल मिनिस्टर हैं वो मिलते हैं और कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों इतनी बातें करने के बाद हम ये देखते हैं कि आखिर ये SCO की मेंबरशिप हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों थी। सबसे पहला कारण है एनर्जी सिक्योरिटी। दोस्तों रशिया और कजाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि ये दोनों एनर्जी प्रोड्यूसर हैं। दे आर रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज। वो दोनों हाइड्रोकार्बन को और यूरेनियम को दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। हमें क्या, हमें दोनों चाहिए। हम हाइड्रोकार्बन भी इंपोर्ट करते हैं, हम क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं और हम यूरेनियम भी इंपोर्ट करते हैं अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। हमें सिक्योरिटी के लिए भी उनका साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान को वहाँ पर कंट्रोल करना है, हमें अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना है, हमें रशिया और चाइना की सहायता लेकर के टेररिज्म कम करना है और उनका सहायता लेकर के SCO की सहायता से हमें साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है। इसको वहाँ पर जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको बढ़ाना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इंडिया की जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है इसको भी हम लोग फॉलो कर रहे होंगे और हम इन दोनों रीजन के बीच में जो ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम बूस्ट कर रहे होंगे। दोस्तों रशिया और चाइना के पास तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल है। चाइना इस कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी उत्सुक है, मगर हमारे रिलेशन इंडिया और चाइना के बीच के जो रिलेशन है वो अच्छा होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा। इसलिए चाइना अपना जो कैपिटल है वो जाकर के पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी हम जानते हैं कि जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें चाइना करीब $40 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर हमारे रिश्ते चाइना के साथ अच्छे होते तो इन्वेस्टमेंट हमें मिल सकता था। जो ईरान है, पहले मैंने आपको बताया कि जो ईरान है और अफगानिस्तान दोनों SCO के ऑब्जर्वर हैं। तो अगर हम ईरान के साथ अपने रिश्ते अच्छे चाहते हैं तो हम क्या करना होगा, हमें SCO के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्टेबलाइज रहे, क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने इंडिया वालों ने अफगानिस्तान में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक रहे, वहाँ पर तालिबान का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी कम हो। So this SCO will be a platform for India to discuss trade through Iranian ports of Bandar Abbas and चारबाहर, जिसको भी इंडिया डेवलप कर रहा है इस पोर्ट को। दोस्तों अब आप ये सोचिए कि हमारा सबसे बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट अभी किसके साथ है, हमारा सबसे बड़ा जो बॉन्ड डिस्प्यूट किसके साथ है, वो है पाकिस्तान के साथ और है हमारे चाइना के साथ। तो अगर हम इस SCO को अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सके तो अच्छा होगा कि नहीं? बिल्कुल अच्छा होगा, है ना। तो इस तरह जो हमारा जो SCO है उसको हम एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान से बातें करने के लिए, जो बिलैटरल इश्यूज हैं उसको डिस्कस करने के लिए। दोस्तों पाकिस्तान को हम प्रेशराइज कर सकते हैं चाइना की हेल्प से और रशिया की हेल्प से। तो अगर हम चाइना को हम इतना इंसेंटिव दे दें कि वो पाकिस्तान के बजाय इंडिया को ज़्यादा फेवर करे तो हमारा जो काम हो जाएगा, हम लोग चाइना को कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव दिखा करके हम उसे प्रेशराइज करेंगे कि वो पाकिस्तान को बोले कि वो इंडिया को ओवरलैंड एक्सेस दे टू अदर SCOs कंट्री, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ना, उसको
वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें रास्ता दे। क्या फ़ायदा होगा? हमारा इंडिया का जो सेंट्रल एशिया से जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे लिए और फेवरेबल होगा, हमारा ट्रेड और अच्छा होगा। फिर हमें करना क्या है? हमें एससीओ की मदद से जो तापी पाइपलाइन है उसके लिए जो पाकिस्तान जैसे कंट्री है उसको हमें प्रेशराइज करना है ताकि वो इंडिया तक वो पाइपलाइन आने दे और हमें इस पाइपलाइन के थ्रू आराम से गैस मिल पाए। अब देखिए, जब इंडिया को इसका मेंबर बनाया गया दोस्तों, तो ये एक काउंटर बैलेंस की तरह काम करेगा टू इंडिया परसेप्ट टिल्ट टुवर्ड यूएस। दोस्तों अभी लास्ट ईयर हमने यूएस के साथ LEMOA लॉजिस्टिक का जो एक एग्रीमेंट था हमने उसको साइन किया था। इसके अनुसार जो यूएस के शिप हैं वो आकर के यहाँ पर सर्विसिंग करा सकते हैं और जो इंडियन शिप हैं वो यूएस के जो बेसेस हैं वहाँ जाकर के वो जगह सर्विसिंग करा सकते हैं। तो इससे जो चाइना था वो काफ़ी नाराज़ था। तो इसको थोड़ा सा हमने काउंटर बैलेंस करने के लिए, मतलब जो इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने एससीओ को ज्वाइन किया। दोस्तों ये तो हो गई इंडिया और पाकिस्तान की बात। अब देखते हैं कि हम इंडिया और चाइना को कैसे डील कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम एससीओ के थ्रू चाइना की हेल्प लें तो हम क्या करेंगे? हम चाइना को प्रेशराइज करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच के जो बाउंड्री डिस्प्यूट हैं उसको रिजॉल्व करें और अपने दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करें। देखिए इसमें चाइना को सबसे बड़ा इंसेंटिव है। क्यों? क्योंकि वो यूएस को अपना एक एनिमी की तरह देखता है। जैसे कि देखिए, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान आपस में कम्पीट नहीं करते, इंडिया और चाइना आपस में कम्पीट करते हैं, उसी तरह चाइना जो है वो इंडिया से कम्पीट नहीं करता, चाइना यूएस से कम्पीट करता है। और जो पाकिस्तान है वो चाइना से कम्पीट नहीं करता, पाकिस्तान इंडिया से कम्पीट करता है। तो इसी तरह जो भी कंट्री है वो अपने से बड़े कंट्री से कम्पीट करते हैं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो चाइना है उसके पास ये काफ़ी एक बड़ा इंसेंटिव है कि वो इंडिया को साथ लेकर के चले। इसीलिए जो चाइना है वो इंडिया को अपने OBOR बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें उसको इंक्लूड करना चाहता है। मगर इंडिया के कुछ रिजर्वेशन है। इंडिया ये चाहता है कि ये जो सीपेक है, सीपेक का जो एक रूट है वो हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर पास कर रहा है। इसलिए हमारे जो डिप्लोमेट थोड़े नाराज़ हैं और चाहते हैं कि वो चाइना इंडिया की जो बातें हैं उसको समझे और हमें हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करे। दोस्तों आप ये बात समझिए कि चाइना $40 बिलियन के आसपास जो फंड लगा रहा है पाकिस्तान में, उस पर चाइना को जो रिटर्न मिलेगा उसके चांसेस काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि अगर चाइना वहाँ पर बिजली के जो प्लांट अगर लगाएंगे तो उस पर उन्हें कब मिलेगी इनकम? उस पर इनकम तब मिलेगी जब लोग वहाँ पर बिजली का बिल देंगे। अगर वो बिल नहीं देंगे तो क्या होगा? ये जो प्लांट है वो नुकसान में चलेंगे। तो इसी तरह जो रिटर्न होगा वो काफ़ी कम आएगा। ये रिटर्न तब बढ़ेगा जब पाकिस्तान को साउथ एशिया के साथ कनेक्ट किया जाए। पाकिस्तान तो ये चाह ही नहीं रहा है। अगर ऐसा चाहता तो हमारा जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है इसके साथ में होता वो, और इसके तो साथ में होता ही होता, प्लस हमारा जो साउथ एशिया सैटेलाइट है उसके भी साथ में होता। हम तो ऐसा देख नहीं रहे। तो इसी तरह हम लोग पाकिस्तान को प्रेशराइज करेंगे इस एससीओ की मदद से कि वो अपना इंटीग्रेशन साउथ एशिया से बढ़ाए। इससे कई फ़ायदे हैं। देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान का खुद का डेवलपमेंट होगा। अगर पाकिस्तान का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो बढ़ेगी, जो लोग हैं उनका इनकम बढ़ेगा, वो ज़्यादा प्रॉस्पर होंगे, उन्हें जॉब मिलेंगी, वो टेररिज्म की तरफ नहीं जाएंगे। अब जब वो टेररिज्म की तरफ नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान ज़्यादा क्या होगा? पाकिस्तान स्टेबल होगा। हमारे यहाँ जो अटैक होते हैं टेररिस्ट के वो कम होंगे। और दोस्तों किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि उसका जो नेबरहुड है वो सबसे पहले स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा एससीओ जो है वो काफ़ी हमें और मदद प्रोवाइड कराता है। दोस्तों आपको एक बार पहले बता दूं कि जो चाइना है वो इंडिया को एससीओ में इंक्लूड करने के पक्ष में नहीं था। रशिया ने इंडिया को इंक्लूड करना चाहा। तो जो चाइना है उसने अपने सहमति देने के लिए उनसे यह कहा कि आप इंडिया को तो ले लीजिए, मगर आप इंडिया के साथ आपको पाकिस्तान को भी इंक्लूड करना होगा। रशिया क्यों लाना चाहता था इंडिया को एससीओ में? दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि चाइना का जो मेंटलिटी है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है। जहाँ भी चाइना और रशिया आपस में काम करते हैं तो जो चाइना का जो नेचर होता है वो डोमिनेटिंग होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो चाइना है वो सेंट्रल एशिया में भी अपना जो इन्फ्लुएंस वो बढ़ा रहा है, मगर जो रशिया है वो इन कंट्रीज़ को, इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अपने फॉर्मल रिपब्लिक के रूप में देखता है, वो उसे अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रूप में देखता है। तो उसका मकसद क्या होना चाहिए? उसका मकसद ये होना चाहिए कि जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस इस एरिया में घटे और रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पर बढ़े। ये कब होगा? जब चाइना को दबाने के लिए कोई बड़ा पावर वहाँ पर हो। वो बड़ा पावर कौन होगा? वो बड़ा पावर हमारा इंडिया होगा।
इन सब के अलावे जो SCO है वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारी बातें रखने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी जो परसों समिट हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पाकिस्तान है उस पर उन्होंने टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने चाइना को ये कहा कि आप दूसरे कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उसको आप इन्फ्रिंज मत कीजिए, आप कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अपने कनेक्टिविटी बढ़ाइए, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीजिए, मगर आप दूसरे कंट्रीज़ के यहाँ पर इंडिया उसका जो सॉवरेनिटी है उसका रिस्पेक्ट कीजिए आप। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि इंडिया आखिर SCO का पार्ट क्यों बनना चाहता है, क्या फ़ायदे हैं इंडिया को। दोस्तों इंडिया तो बनना चाहता है मगर SCO क्यों लेना चाहता है इंडिया को, क्यों उसको SCO में एडमिट किया गया, काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहले रीज़न इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है चीज़ें बेचने के लिए, मार्केट है अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए। चाइना के पास कैपिटल है वो इसको इन्वेस्ट करना चाहेगा। इंडिया एक बड़ा मार्केट है, चाइना अपना माल यहाँ पर एक्सपोर्ट करता रहता है। इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, रशिया है और जो एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए इंडिया एक काफ़ी बड़ा मार्केट है। हम लोग भविष्य में हमारी जो एनर्जी नीड है वो काफ़ी बड़ी होंगी और हम ज़्यादा क्रूड ऑयल और ज़्यादा यूरेनियम और ज़्यादा जो गैस है उसको हम इंपोर्ट करेंगे इन कंट्री से। एक बड़ा फ़ायदा इंडिया को यह भी था दोस्तों कि हमारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं जहाँ से हम अपना माल मंगाते हैं वो हमारा डाइवर्सिफाइड होगा। देखिए हमारे एनर्जी के सोर्सेज डाइवर्सिफाई होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर एक जगह अगर अनस्टेबिलिटी आती है तो हमारा दूसरे सोर्सेज पे इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम वेस्ट एशिया से मंगाते हैं क्रूड ऑयल, अभी कतर में चल रहा है, वहाँ कुछ इशू चल रहा है, तो अगर वेस्ट एशिया थोड़ा सा अनस्टेबल होता भी है तो हम अपनी ज़रूरतें रशिया से और जो कंट्री हैं वहाँ से हम पूरी कर सकते हैं। SCO की जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनका साइज़ बड़ा है मगर इनका जो इम्पोर्टेंस है उस इलाके में उतना नहीं है। वो एक काउंटर वेट चाहते थे अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ रशिया एंड चाइना। दोस्तों कोई भी छोटी कंट्री होती है वो बड़ी कंट्री के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस चाहती है। फॉर एग्जांपल नेपाल को इंडिया से हमेशा डर रहता है, इसीलिए वो एक काउंटर बैलेंस चाहता है चाइना के रूप में। पाकिस्तान को डर रहता है इंडिया से, इसलिए वो काउंटर बैलेंस चाहता है चाइना के रूप में। श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं मगर फिर भी वो चाइना की हेल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के एक काउंटर बैलेंस के रूप में देखते हैं चाइना को। इंडियाज इंक्लूजन इन द SCO मेक्स इट मोर बैलेंस्ड रीजन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारी, अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पार्ट मिलता तो उसको एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं देखा जाता, और खास करके तब जब आप उसको एशिया में बना रहे हों। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को ज्वाइन करना पड़ा AIIB और हमें इन्वाइट किया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। और दोस्तों आपको मैंने पहले तो बताया ही है कि कैसे रशिया जो है वो इंडिया को लाना चाहता था SCO में टू काउंटरवेट टू चाइना। इसके बाद एक फ़ायदा और ये भी है कि जो SCO है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी इंडिया के वहाँ पर शामिल होने से। और जब हम इंडिया को और पाकिस्तान को इसके मेंबर बना देंगे तो जो पिछले के जो मेंबर हैं उसको अरेबियन सी और इंडियन ओशियन तक का एक रूट मिल सकता है अगर वो इंडिया और पाकिस्तान के लैंड को यूज़ करते हैं ट्रेड के लिए। दोस्तों इंडिया तो एक बड़ा मार्केट है, एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ा पावर है, इसलिए हमने इसको SCO में डाला। आखिर पाकिस्तान क्यों डाला? इंडिया तो डाला, पाकिस्तान को क्यों डाला? तो दोस्तों चाइना को एक बड़ा कारण था पाकिस्तान को इंक्लूड करने का। सबसे बड़ा फायदा का कारण ये था कि वो पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको वो लुभाना चाहते थे। इसीलिए जब हम इंडिया वाले डिमांड करते हैं कि हमें NSG की मेंबरशिप दो, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप दो, तो चाइना वाले ये कहते हैं कि आपको तो मिले तो पाकिस्तान को भी मिले। इसीलिए जब हमें इसका मेंबर बनाया गया SCO का, तो चाइना ने डिमांड किया कि पाकिस्तान को भी इसका मेंबरशिप बनाना चाहिए। इसके अलावा उसके कुछ और मकसद और भी हैं। वो इस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं टू फाइट अगेंस्ट 3 इविल्स। कौन सा? टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। दोस्तों चाइना का जो जिंगयांग प्रोविंस है वो काफ़ी अनस्टेबल है। तो देखिए ये जो प्रोविंस है वो पाकिस्तान से लगता है। पाकिस्तान ने अपना जो POK है उसको ऑक्यूपाई कर रखा है और दोनों मुस्लिम वहाँ पर रहते हैं। तो पाकिस्तान की हेल्प से इस इलाके में वो जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करना चाहता है। पर दोस्तों हम ये सोचते रहे हैं कि आखिर ये काम तो बायलैटरल भी हो सकता था, तो आखिर पाकिस्तान को SCO में डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कारण अभी हमें देखना पड़ेगा आगे। दोस्तों SCO हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद तो है ही, मगर हमें अब कुछ नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एज अ मेंबर ऑफ SCO। सबसे पहला चैलेंज ये भी है कि 2 कंट्री के इंटरेस्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो हमें वहाँ पर तकलीफ होगी। फॉर एग्जांपल जो SCO है
उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, इसमें उन्होंने यूएस को ये कहा था कि आप जो सेंट्रल एशिया में आपके जो बेसेस हैं उसको आप बंद कर दें। ये बेसेस हैं, यूएस के जो बेसेस हैं उसको इंडिया एक स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में देखता है। ये जो बेसेस हैं वो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करते हैं। अब चूंकि अफगानिस्तान रहेगा शांत तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट रहेंगे वहाँ पर सिक्योर होंगे। इसके अलावा जो ईस्ट एशियन स्टेट्स जो जैसे कि जापान जो है वो चाइना के साथ हमारे जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंशन के साथ देखते हैं। अब हम देखते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय एससीओ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर कंट्री, जिसमें 3 मेन हैं मोटे मोटे, रशिया, चाइना और इंडिया। ये तीनों के इंटरेस्ट कभी कभी कन्वर्ज करते हैं, कभी कभी डाइवर्ज करते हैं। तो जहाँ पर इनके इंटरेस्ट डाइवर्ज करेंगे वहाँ पर जो कंसेंसस होगा वो नहीं बन पाएगा और जो एग्रीमेंट होंगे उसमें काफ़ी तकलीफ़ें होंगी। दोस्तों, दूसरी कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उसके अलग अलग होने के कारण देयर इज़ अ लैक ऑफ एन इकोनॉमिक एजेंडा विच हैज़ लिमिटेड द स्कोप ऑफ एससीओ। अगर वहाँ पर एक इकोनॉमिक एजेंडा होता तो वहाँ पर काफ़ी फायदा हो सकता था, वहाँ पर एनर्जी कॉर्पोरेशन हो सकता था विच हैज़ रिमेन्ड डोरमेंट। ज़्यादातर जो एनर्जी कॉर्पोरेशन है वो अभी बायलैटरली हो रहे हैं, जैसे कि अभी चाइना है, रशिया है, इन दोनों के बीच में है। वो एससीओ के साथ नहीं हो रहा, वो बायलैटरली हो रहा है उनके साथ। और बात ये भी है यहाँ पर कि चाइना अगर एससीओ को यूज़ करेगा अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए तो वहाँ पर जो रशिया है और जो इंडिया है उसको तकलीफ होगी। इंडिया को तो तकलीफ होनी ही है, क्यों? क्योंकि जो ओबीओआर का जो पार्ट है वो हमारे पीओके से पास कर रहा है। अभी जो समिट हुआ एससीओ का वो 17th समिट था। इस समिट में जो डिक्लेरेशन साइन हुए हम कहते हैं अस्थाना डिक्लेरेशन। तो भविष्य में अगर कोई क्वेश्चन आए कि अस्थाना डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, ब्रिक्स, एससीओ, G20 या यूएनएससी वगैरह वगैरह, तो क्या कहना है आपको? आपको कहना है क्या? एससीओ। दोस्तों, इसको फॉर्मुलेट करने में इंडिया का कोई रोल नहीं था, मगर भविष्य में अगर 2018 में अगर ये दोबारा साइन होता है, ये डिक्लेरेशन जब साइन होती है तो उसमें क्या कहा जाएगा? उसमें जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करेंगे, मगर जो इंडिया को सपोर्ट करता नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमें वहाँ पर तकलीफ होगी। और जो अगला चेयर है वो तो चाइना होस्ट करेगा। अभी कौन होस्ट कर रहा है? अभी इस साल कजाकिस्तान होस्ट कर रहा है। जो समिट हुई थी वो अस्थाना में हुई थी। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया एससीओ के बारे में, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका नेचर क्या है, मेंबरशिप क्या है, इसके फंक्शन क्या क्या हैं। फिर हम डिस्कस किया कि एससीओ की मेंबरशिप इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर हम डिस्कस किया कि इंडिया को क्यों इन्वाइट किया गया है, पाकिस्तान को क्यों इन्वाइट किया गया है, चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडिया के और चैलेंजेस क्या क्या हैं एससीओ के लिए। अब बात आती है कि अब क्या हो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने यहाँ पर ले ही लिया है एडमिशन, तो हमने जिस काम के लिए हमने लिया है एडमिशन तो हमें वो काम करना है। हमें रसिया से बनाना है सपोर्ट, हमें चाइना के साथ मिल करके पाकिस्तान को प्रेशराइज करना है और जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करना है वहाँ से। हमें रशिया की हेल्प से जो चाइना है इसका डोमिनेंस सेंट्रल एशिया में कम करना है। और जो बातें हैं वो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करती है उसको हम फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।